केपी कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस की यूट्यूब क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो जो अपनी लास्ट क्लास हुई थी उसके अंदर अपन जो अवसादी सेल है उसका जो वर्गीकरण है उसको देख रहे थे। तो अपने जो अवसादी सेलों का वर्गीकरण है उसके दो मुख्य आधार है, उसके आधार पर उसका वर्गीकरण है वो किया जाता है। एक तो निर्माण में भाग लेने वाले अवसादों के आधार पर और दूसरा है निर्माण के कारकों के आधार पर। तो अपने जो निर्माण में भाग लेने वाले जो अवसादों के आधार पर जो वर्गीकरण था उसको अपने जो लास्ट क्लास हुई थी उसके अंदर पूरा देख लिया कंप्लीटली। अभी जो अपन बात करेंगे वो निर्माण के जो कारक है उनके आधार पर जो अवसादी सेल है उनका वर्गीकरण है, उनकी अपन बात करेंगे। तो अपन देखिए जो निर्माण के जो कारक है, अब निर्माण के कारक का मतलब ऐसे कौन कौन से कारक है जिनके आधार पर अवसादी सेलों का निर्माण होता है, तो उसको अपन बोलेंगे निर्माण के कारक के आधार पर। अब अभी देखिए कि जो निर्माण के कारक है उसके आधार पर जो अवसादी सेल है उसके तीन मुख्य भाग होते हैं। क्योंकि अपन देखिए जो निर्माण के जो कारक है जिसको अपन बोलते हैं अपर्दन के कारक, अपर्दन के कारक पांच प्रकार के होते हैं। नदी होती है, अब ये जो अपर्दन के कारक है इनमें से इन 500 के 500 कारक से तो अवसादी सेलों का निर्माण नहीं होता है, लेकिन इनमें से जो ऊपर वाले तीन हैं जिससे अवसादी सेलों के निर्माण में वो अपना योगदान देते, क्योंकि लहर या जो भूमिगत जल है उससे किसी भी प्रकार के अवसादी सेलों का निर्माण नहीं होता है। तो जो तीन मुख्य जो कारक है, एक तो जल मतलब नदी के रूप में अगर उसको देखा जाएगा, उसके बाद वायु होती है, पवन है, उसके बाद हिमानीकृत है, इसका भी योगदान रहता है। तो ये जो तीनों कारक है जिसको नदी के रूप में अपन उसको जल मानेंगे, तो पहला होगा जलज सेल है, दूसरा होता है जो वायु से बनती है, तो दूसरा क्या हो जाएगी वायु निर्मित सेल, तीसरा हिमानीकृत हो जाएगी, तो ये निर्माण के जो कारक है उसके आधार पर ये तीन वर्गीकरण है। अब जलज किसे कहेंगे, तो ऐसी चट्टानें हैं जिसके निर्माण में जल का योगदान रहता है, और जिस सेल के निर्माण में जल का योगदान रहेगा उसको अपन जलज सेलें बोलते हैं। अब कैसे होते हैं कि जो एक नदी होती है वो जो अपर्दन का काम करती है, तो उसके अंदर जो नदी जब उसका प्रवाह होता है, उस जो पानी है उसके साथ कंकड़ पत्थर रेत वगैरह जो पदार्थ होते हैं वो अपने साथ मार्ग में उन पदार्थ कंकड़ पत्थर को लेके साथ में बहती रहती है। अब एक जगह ऐसी आती है या ऐसा स्थान आता है जहाँ पे वो जो नदी है उसमें जो अवसाद है कंकड़ पत्थर रेत वगैरह है वो धीरे धीरे उसकी प्रवाह गति है वो मंद हो जाती है, और जब प्रवाह गति मंद होती है तो वो अवसाद वगैरह को नदी अपने साथ लेके नहीं जाती है, तो धीरे धीरे वो ऐसे स्थान पर वो अवसाद का क्या करती है जमाव करती है, क्या करती है उसका निक्षेपण करना क्या करती है कर देती है शुरू कर देती है। अब जहाँ पे भी इस प्रकार का निक्षेप होगा वहाँ पे जो सेल बनेगी
उसको अपन कैसे बोलेंगे, जलज सैले, क्योंकि वो नदी में पानी था, वो बह रहा था, उसके साथ कंकड़ पत्थर अवसाद थे, वो उसके जमाव से जो सैले बनी है वो अवसादी सैले तो है, लेकिन वो जल से निर्मित अवसादी सैलों का उदाहरण होगी। किससे होगी? जल से निर्मित अवसादी सैले। अब ये जो अवसाद है या जलज सैले है वो 3 जगह पे जमा हो सकता है, उसके जमा होने का स्थान है वो 3 जगह हो सकता है। इसीलिए वापिस जो ये अवसादी सैले हैं इसके 3 रूप है वो अपन को देखने को मिलते हैं। पहला रूप मिलता है सागर निर्मित, दूसरा रूप देखने को मिलता है झील निर्मित, तीसरा रूप देखने को मिलता है नदीकृत। अब झील निर्मित किसे कहेंगे, सागर निर्मित किसे कहेंगे और नदी निर्मित है वो किसे कहेंगे? तो यहाँ पे एक बात समझना है कि जब नदी है वो अपने साथ जो अवसाद वगैरह है वो सागरीय भागों में जमा करती है, यानी कहने का मतलब नदी के साथ जो अवसाद है जैसे ये नदी है, अब जब ये नदी निकलती है इसके साथ ये देखो कंकड़ पत्थर भी हो सकता है, ठीक है, ये छोटे मोटे रेत के टुकड़े भी हो सकते हैं, ठीक है ना, ये इस तरह से ये बड़े बड़े रेत के कंकड़ पत्थर भी होते हैं, छोटे भी हो सकते हैं, कोई बड़े भी हो सकते हैं। जब अब ये नदी अपने बहाव बहती है आगे प्रवाह मार्ग में, तो एक जगह ऐसी आती है जहाँ पे ये जो कंकड़ पत्थर हैं, ये जैसे ये भाग है, यहाँ पे इनका क्या शुरू हो जाता है, निक्षेप या जमा। अब मान लिया कि ये जो एरिया था वो सागरीय भाग था, क्या था? तो जब बहती हुई नदी है उसका जो अवसाद है वो किसी सागर में जमा होता है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, सागर निर्मित सैले बोलेंगे। कैसे बोलेंगे? जलज तो है ही है लेकिन उसका निक्षेप कहाँ पे होगा, सागर में हो रहा है, इसलिए वो सैले कैसे कहलाएगी, सागर निर्मित। दूसरे प्रकार का जो उदाहरण देखने को मिलता है वो झील निर्मित मिलता है। इसमें क्या होता है कि जो नदी वगैरह होती है वो किसी झील में गिरती है, तो उसका जो झील का जो तलसट होता है, उसका जो पैंदा होता है, वहाँ पे अगर अवसाद जमा करती है झील के पैंदे में, मान लिया कि ये एक झील है, अब इसका जैसे ये पैंदा है, ठीक है ना, यहाँ से कोई नदी आ रही है, उस पैंदे में अगर वो कंकड़ पत्थर का जमाव करेगी, कहने का मतलब जो नदी वगैरह है वो किसी झील में गिरती है तो उसका जो तलसट होता है, उसका जो पैंदा होता है, वहाँ पे अगर अवसाद का जमाव करती है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, झील निर्मित। अब झील निर्मित सैले कब दिखती है? अब वो तो जमाव तो करेगी, तो पानी होगा तो वो तो नहीं दिखेगी, सीधी सी बात है। अब जैसे कि मान लें कि एक झील है, उसके अंदर कोई नदी गिर रही है और नीचे अवसाद जमा हो रहा है, लेकिन वो तो भरी हुई है पानी से झील, तो वो तो दिखेगी नहीं ना। तो कहने का मतलब है कि ऐसी जो झीलें निर्मित जो अवसादी सैलें होती है वो तब दिखती है जब उसके लिए 3 कंडीशन काम करेगी। यानी इस प्रकार की जो सैलें हैं वो तब दिखेगी जब उसके पीछे 3 कारक है वो काम करेंगे। पहला तो ये होगा कि जो झील है वो या तो सूख जाए, क्योंकि मान लिया कि पहले जल था, उसके बाद उसके अंदर पानी है, उसकी आवक कम हो गई या बिल्कुल ही बंद हो गई, तो वो धीरे धीरे सूख जाएगी। तो उसके बाद जो नीचे वाली जो रेत वगैरह अवसाद है वो अपन को देखने को मिलेगा। पहली कंडीशन तो ये। दूसरी कंडीशन ये होती है या फिर वो जो झील है उसका तलसट ऊपर उठ जाए इतना, मतलब पूरा का पूरा जो पानी है उससे भी ऊपर आ जाए तो वो दिखाई देगी। और तीसरी कंडीशन ये होती है, तो एक तो सूखने के, एक ऊपर आने के बाद, और दूसरी बात है या फिर उसके अंदर जो पानी है वो क्या हो जाता है, सूख जाता है। तो ये जो तीनों कंडीशन होगी, पहली कंडीशन क्या होगी, जब झील क्या हो जाती है, सूख जाती है। दूसरी कंडीशन क्या होती है, या तो वो बहुत उसका जो जमाव है बहुत ज़्यादा हो जाता है तो वो ऊपर उठ जाती है। तीसरी
कंडीशन ये होती है कि उसके अंदर पानी है वो क्या हो जाता है, उसकी आवक है वो बंद हो जाती है। तो इन तीनों कंडीशन के अंदर ही जो झील निर्मित सेल है वो देखने को मिलती है, इसके अदरवाइज वो देखने को नहीं मिलती है। फिर जो आती है तीसरा इसका रूप देखने को मिलता है वो नदीकृत। जब नदी अपने प्रवाह मार्ग में अवसादों को लेकर बहती है तो या तो वो जो नदी का जो किनारा होगा, नदी का जो तट होगा, जैसे मान लिया कि ये नदी है, ये बह रही है, तो ये अपने जो किनारा है यहाँ पे अगर अवसाद का जमाव करती है, ये इस तरह से दोनों तरफ भी कर सकती है वो। तो जब नदी अपने प्रवाह के समय जो अवसाद लेकर चलती है तो वो अपने या तो किनारों पे उस अवसाद को जमा करती है या फिर उसका जो नदी का पैंदा है वहाँ पे जमा करती है। तो या तो उसके किनारों पे या उसके जो पैंदा है वहाँ पे अगर अवसाद का जमाव हो रहा है, उससे जो निर्मित सैलें होगी उसको अपन क्या बोलेंगे, नदीकृत सैलें बोलेंगे। यानी नदी के या तो किनारे पे या नदी के पैंदे में, ठीक है ना, वहाँ पे अवसाद जमा हो रहा था वो नदीकृत होगी। तो ये तीनों के तीनों हैं वो जल से निर्मित सैलें होती है। कैसी होती है? जल से निर्मित सैलें वो देखने को मिलती है। फिर इसका जो दूसरा कारक काम करता है अपरदन का, वो वायु करेगी। क्या करेगी? अब वायुकृत जो झीलें होती है उसमें मुख्य रूप से अपन देखिए कि जो हवा होती है, पवन होती है, वो जो चट्टानों के टूटे हुए सूर्ण होता है, उसके कंकड़ पत्थर होते हैं, उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम वायु के द्वारा भी होता है। यानी परिवहन का जो काम करता है वो वायु भी करती है। अब इसके अंदर अपन देखिए कि जो प्रमुख रूप से जो सैलें देखने को मिलती है वो जो लॉयस के मैदान होते हैं, एक्चुअली में अपन देखिए इसका जो मुख्य रूप से जो उदाहरण देखने को मिलता है, ये कहाँ पे ज़्यादा होती है? जहाँ पे शुष्क तथा जो रेगिस्तानी इलाका होता है ना, शुष्क तथा रेगिस्तानी क्षेत्रों में अधिक देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है कि इन क्षेत्र के अंदर बहुत तेज गति से हवाएं चलती है, तो उसके साथ जो मिट्टी वगैरह होती है वो उड़ के एक जगह से दूसरी जगह जाती है, एक जगह से उड़ के जाती है और दूसरी जगह जाके वो उसका क्या होता है, जमाव शुरू हो जाता है, उसका निक्षेपण है वो शुरू हो जाता है। अब देखिए इस प्रकार का जो मुख्य रूप से जमाव देखने को मिलता है, जो उत्तरी साइना है, इसमें जो मंगोलिया जो मरुस्थल है वहाँ से जो मिट्टी उड़कर आती है वो इस उत्तरी चाइना का जो एरिया है वहाँ पे उसका क्या होता है, जमाव शुरू होता है। तो वो प्रमुख रूप से लगातार जमाव से जो जिस मैदान का निर्माण हुआ है और जो मैदान रेत से बना हुआ होता है उसको अपन लॉयस बोलते हैं। तो क्या उत्तरी चाइना के अंदर जो इस प्रकार का जो रेत का जमाव बहुत अधिक हुआ है और वहाँ पे जो मैदान बना है उसको अपन लॉयस का मैदान बोलते हैं। और ये मुख्य रूप से जो पीली मिट्टी होती है, येलो जो सोइल होती है, उसका बना हुआ होता है, ठीक है ना, इस चाइना के अंदर। अब मुख्य रूप से जो उदाहरण देखने को मिलता है लॉयस का, सबसे बड़ा जो विस्तृत जो उदाहरण मिलता है वो इसी उत्तरी चाइना के अंदर लॉयस मैदान के रूप में देखने को मिलता है। इसके अलावा भी अपन देखते हैं कि मध्य यूरोप तथा मध्य जो संयुक्त राज्य अमेरिका है वहाँ पे भी लॉयस के जो उदाहरण है वो देखने को मिलेंगे। मुख्य रूप से जो लॉयस है, कहने का मतलब ये है कि जो लॉयस का मैदान बनता है वो जो वायु होती है उसके द्वारा जो रेत का एक जगह से दूसरी जगह जो जमा होता है, एक जगह से उड़ कर जाती है और दूसरी जगह उसका क्या होता है, जमा होता है। उसके लगातार जमाव से जो मैदान बनते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, लॉयस। यानी कहने का मतलब वो वायु निर्मित एक प्रकार का निक्षेपणात्मक जो स्थल रूप है वो क्या है, लॉयस है, वो कहलाता है। अब दूसरी बात है कि जो लॉयस की जो सैलें होती है वो प्रवेशी भी होती है, मुलायम, क्योंकि तो मिट्टी होती है, सीधी सी बात है। तो पानी जब उसके ऊपर गिरता है या बारिश होती है तो सीधी सी बात है जो पानी है वो अंदर क्या हो जाता है, रिच जाता है, ठीक है ना। तो एक तो प्रवेशी होती है, दूसरी बात है कि जब उसके ऊपर पानी काम करेगा तो वो जल्दी क्या हो जाती है, घुल भी जाती है। रेत को अपन देखते हैं ये नॉर्मली जब उसके अंदर बारिश वगैरह होती है तो वो बह के चली जाती है, तो प्रवेशी भी होती है, दूसरी बात है वो मुलायम भी होती है। तो ये लॉयस के मैदान है उसकी क्या होती है, विशेषता होती है।
अब अपन तीसरा जो कारक है वो काम करता है हिमानी का। किस रूप में काम करता है? हिमानी। इसको अपन एक्चुअली में हिमनद भी बोल सकते हैं, ये ग्लेशियर बोलते हैं इंग्लिश के अंदर। अब देखिए, हिमनद द्वारा जो परिवहन किए जाने वाला पदार्थ होते हैं उसको अपन सम्मिलित रूप से, अब कहने का मतलब है कि जब हिमनद होता है या हिमानी होती है, इसके अंदर देखिए कंकड़ पत्थर भी होते हैं, रेत भी होती है, धूल के कण भी होती हैं, बालू भी होती है। कहने का मतलब जो एक प्रकार का ग्लेशियर होता है, हिमानी होती है, वैसे तो वो बर्फ से पूरा होता है, लेकिन उसके कंकड़ पत्थर भी हो सकते हैं, रेत के कण भी हो सकते हैं, धूल भी हो सकती है। तो उसको सम्मिलित रूप से जो हिमानी या हिमनद के अंदर जो कंकड़ पत्थर, रेत वगैरह जो है, बालू वगैरह जो पाई जाती है, उसको सम्मिलित रूप से अपन एक शब्द के अंदर उसको बोलते हैं, तो वो ग्लेशियर ड्रिफ्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? यानी कहने का मतलब है ये कंकड़ पत्थर है, रेत है, बालू के कण वगैरह, उसको सम्मिलित रूप से जो अपन कहते हैं वो ग्लेशियर ड्रिफ्ट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? यानी यहाँ पे ये समझना है कि जो हिमानी या हिम नदी होती है उसमें जो कंकड़ पत्थर, रेत, बालू जो जिससे वो जो हिमानी जो या हिमनद होता है उसके अंदर कंकड़ पत्थर भी होता है, रेत भी होता है, बालू के कण है वो भी होते हैं, तो उसको सम्मिलित रूप से जो कहा जाएगा उसको अपन ग्लेशियर ड्रिफ्ट बोला जाएगा। कहने का मतलब सीधी सी बात हुई कि ग्लेशियर ड्रिफ्ट क्या होता है, तो हिमानी या हिमनद के अंदर जो कंकड़ पत्थर, रेत, बालू वगैरह उसका जो सम्मिलित रूप होगा उसको अपन ग्लेशियर ड्रिफ्ट है उस नाम से अपन इसको जानते हैं। अब देखिए, इसी में एक और रूप देखने को मिलता है, टील का रूप। ये जो ग्लेशियर ड्रिफ्ट है उसी के अंदर ही एक होता है टील। क्या होता है ये? अब टील क्या होता है कि हिमानी द्वारा जो निक्षेपित अवर्गीय तलछट होता है, इसको अपन टील बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यानी जो हिमानी होती है या हिमनद होगा, जो ग्लेशियर होता है, उसके द्वारा जो निक्षेपित होता है तो अवर्गीकृत। अब यहाँ पे एक शब्द है ना, ये इंपॉर्टेंट शब्द है। अवर्गीकृत का मतलब कैसे होता है? जैसे कभी कभार अपन देखते हैं कि जो बड़े कंकड़ पत्थर होते हैं वो जो सागर का तट है उस तरफ उसका जमा होगा, यानी बड़े कंकड़ पत्थर है वो सागर के किनारे की ओर जमा होते हैं। उसके बाद जैसे जैसे अपन सागर से अंदर की ओर, सागर के तट से अंदर की ओर जाओगे तो उसका जो कणों के जमाव है वो धीरे धीरे छोटा होता जाता है, उसका रूप है वो बदलता जाता है। अब कहने का मतलब है कि ये जो संरचना आपको दिख रही है, जैसे ये सागर का किनारा था, अब सागर का जो किनारा है वहां पे बड़े आकार के पत्थर जमा हो रहे हैं, कंकड़ पत्थर, रेत वगैरह। जैसे जैसे आप सागर से अंदर की ओर जाओगे तो उसका जो आकार है वो क्या होता जाता है? छोटा होता जाता है इस तरह से। तो इसमें तो क्या एक क्रम पाया जाता है, तो क्रम पाया जाता है वो सीधी सी बात है कैसा होगा? वर्गीकृत होता है। लेकिन जहाँ पे बात ये हो रही है कि जब हिमानी द्वारा निक्षेपित जो तल सट है वो वर्गीकृत नहीं होता है, मतलब किनारों की ओर तो उसको बड़ा होना चाहिए था, जैसे अंदर जाओगे तो उसका आकार है वो छोटा होना चाहिए था। लेकिन इस श्रेणी के अंदर, इस क्रम के अंदर अगर जमाव नहीं होगा हिमानी के निक्षेपण का, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? टील बोला जाएगा। यानी इसके अंदर वर्गीकरण नहीं होता है, यानी एक सामान्य से जो सिस्टम होता है कि बड़ा जो कंकड़ पत्थर है वो
सागर के तट की ओर होगा और अंदर जाओगे तो उसका जो रूप है वो छोटा होता जाएगा। लेकिन इस क्रम का इस टील के अंदर उसका ध्यान है वो नहीं रखा जाता। इस क्रम के अंदर अगर जमाव नहीं हो रहा है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, टील बोलते हैं, ठीक है ना। अब आता है हिमोड। अब जैसे अपन देखें कि नदी अवसादों का जमाव करती है, तो हिमनद है या हिमानी है वो अपने जो अवसादों का जमाव करते हैं तो उसको अपन क्या बोलते हैं, हिमोड बोलते हैं। क्या बोलेंगे, जैसे नदी द्वारा जो जमाव होगा तो उसको अपन क्या बोलेंगे, जलोढ़ बोलते हैं। क्या बोले, वायु द्वारा होता है तो उसको वातोड़ बोलते हैं। अब जो जल की धारा है तो जलोढ़ है, वायु की धारा है तो वातोड़ है, और हिम की धारा है तो हिमोड है। ये अब देखिए जो हिमोड है उसका जो निक्षेपण होता है, तो हिमोड है उसके 4 प्रकार अपने को देखने को मिलेंगे। अब देखिए सीधा सा समझना है कि जब हिमानी के द्वारा या हिमनद का जो जमाव होता है उससे हिमोड बनेगा। क्या बनेगा, हिमोड। जैसे जल के जमाव से जलोढ़ बनता है, वायु के जमाव से क्या बनेगा, वातोड़ बनता है। तो देखिए जो मोरैन होता है, इसको हिमोड को इंग्लिश के अंदर मोरैन बोलते हैं। ये मोरैन है, इसके 4 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, 4 प्रकार है वो देखने को मिलते हैं। ये पार्श्ववर्ती हिमोड होता है, अंतिम हिमोड होता है, मध्यस्थ हिमोड होता है, और जो पैंडा होता है उसको वो तलस्थ हिमोड बोलेंगे। तो जब यहाँ पे अगर उसका जमाव हो रहा है तो वो पार्श्ववर्ती है। ये भी पार्श्व हो सकता है, ठीक है ना, ये इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। जब उसका अंतिम भाग होगा हिमोड का, वहाँ पे अगर जमाव हो रहा है तो उसको अंतिम हिमोड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं। अब जब ये दोनों के बीच वाला जो बिंदु होता है यहाँ पे, ये तो उसको अपन क्या बोलते हैं, ये मध्यस्थ हिमोड है वो होता है। अब ये जो तल है इसके अंदर ये तो इस तरह की आकृतियाँ होती है, तो उसका जो तल है वहाँ पे अगर उसका जमाव हो रहा है तो वो तलस्थ हिमोड है वो कहलाएगा। ये हिमोड के अपन के 4 रूप है वो देखने को मिलते हैं। जहाँ अलग अलग जगह पे उसका हिमानी है उसका क्या होता है, तो जमाव होता है। तो ये जो अपने वर्गीकरण था वो अवसादी सेलों का वर्गीकरण था, तो वो पूरा हो गया। अभी जो अपन वर्गीकरण देखेंगे वो जो कायांतित या रूपांतरित सेल है उसको देखेंगे, ठीक है ना। उसका वर्गीकरण भी देखेंगे, वो कैसे बनती है और कौन कौन सी सेलों से उसका जो निर्माण है वो होता है, और कौन कौन से कारक है जो अवसादी सेलों के निर्माण में अपनी जो भूमिका है वो अदा करते हैं, उसको देखेंगे।
कायांतरित या रूपांतरित सेल है। अब देखिए ये जो नाम है इससे एक सीधा सा अर्थ स्पष्ट होता है कि जब रूप बदलता है उससे जो सेलें बनेगी उसको अपन रूपांतरित बोलेंगे। अब रूप किसका बदलता है ये अलग विषय है, क्योंकि अपन बात कर रहे हैं सेलों की, तो सीधी सी बात करते हैं कि इससे पहले अपन ने दो प्रकार की सेलें पढ़ी है। एक तो ये अग्नि सेल, दूसरी जब इन दोनों सेलों का क्या होता है, जब इन दोनों प्रकार की सेलों का रूप बदलेगा यानी रूप परिवर्तन होगा, उससे जो तीसरे प्रकार की सेलें बनेगी, क्योंकि इसको अपन ने बोला था ये प्राथमिक सेलें थी, इसको अपन ने बोला था कि ये द्वितीयक सेलें थी। तो अब जो तीसरे प्रकार की जो सेल बनती है वो क्या कहलाती है, कायांतरित या रूपांतरित सेल कहलाएगी। अब इन दोनों का रूप बदलने से जो सेलें बनेगी तो उसको अपन कायांतरित या रूपांतरित सेलें बने कहेंगे। अब उसका रूप क्यों बदलता है उसके पीछे अलग अलग कारण हो सकते हैं, जैसे ताप भी काम करता है, दबाव है वो भी काम करेगा, कई सॉल्यूशन होता है जो घोल होता है वो भी काम करेगा। इसकी वजह से अपन देखते हैं कि ये जो सेल है अग्नि सेल तथा अवसादी सेल है उसका रूप क्या होता है, बदलेगा। अब यहाँ पे एक बात और क्लियर करनी है कि इस प्रकार की सेलों में सिर्फ उसका रूप बदलता है, ये ध्यान रखना। तो रूप तो बदलेगा परंतु चट्टानों का विघटन तथा वियोजन कभी नहीं होगा, एक चीज ध्यान रखना है। इसमें अपन जो भी बात करेंगे कि जब आग्नेय सेल या अवसादी सेलों का क्या होता है, सिर्फ रूप बदलता है, ठीक है ना, उसका विघटन तथा वियोजन नहीं होगा। विघटन तथा वियोजन का मतलब ये होगा कि जो अपने अपक्षय के प्रकार पढ़े थे तीन, भौतिक या यांत्रिक, रासायनिक तथा जैविक, उसमें क्या होती है कि यांत्रिक अपक्षय के जब चट्टानें क्या हो जाती है, टूटती है, तो उसको अपन ने विघटन बोला था। क्या बोला था? अब जब रासायनिक अपक्षय के कारण चट्टानें टूटेगी तो उसको अपन वियोजन बोलेंगे। तो यहाँ पे ये समझना है कि आग्नेय तथा अवसादी सेलों का रूप बदलेगा, उसका संगठन है वो बदलेगा, उसका विघटन तथा वियोजन नहीं होगा, वो टूटेगी नहीं। अब कहने का मतलब ये जो सेल है ये इसका कोई विघटन तथा वियोजन नहीं होगा। ऐसे नहीं है कि विघटन तथा वियोजन से ये कायांतरित या रूपांतरित सेलें बनेंगी, ऐसा नहीं होता है। अब अवसादी सेलें भी है तो उसका विघटन तथा वियोजन नहीं होगा, सिर्फ ताप या दाब है या ऐसा कोई कारक है जो उसके ऊपर काम करेगा, तो पूरा का पूरा उसका जो रूप है, स्ट्रक्चर है, वही क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, और उससे तीसरे प्रकार की जो सेल है उसका निर्माण होता है। तो यहाँ पे एक चीज और क्लियर है कि सिर्फ आग्नेय सेलों या अवसादी सेलों का क्या होगा, रूप बदलेगा, उसके अंदर किसी प्रकार की जो रासायनिक परिवर्तन होता है वो नहीं होता। कहने का मतलब विघटन या वियोजन जैसी कोई प्रक्रिया है वो यहाँ पे अप्लाई है वो नहीं होती है। तो देखिए अभी ये जो सेल है कायांतरित या अवसादी, ये अन्य जो सेल है उसमें रूप परिवर्तन से होती है, और दो आग्नेय या अवसादी सेल है उसका रूप परिवर्तन होता है। और मूल रूप से अपन ये मानते हैं कि जो रूपांतरित शब्द है वो इंग्लिश का जो वर्ड है मेटामॉर्फोस उससे लिया गया है। इसीलिए इसको मेटामॉर्फो सेलें भी बोलते हैं, मेटामॉर्फिक सेलें। अब ये जो शब्द है मेटामॉर्फोस, जिसका अर्थ ही क्या होता है, रूप परिवर्तन होता है। इस शब्द का जो अर्थ होता है उसका ही क्या मतलब होता है, रूप परिवर्तन। अब इसीलिए अपन कहते हैं कि जो इस प्रकार की जो सेलें होती है उसको अपन मेटामॉर्फिक सेलें भी बोलते हैं, क्योंकि जो मेटामॉर्फिक सेलें है वो मेटामॉर्फोस शब्द से लिया गया, जिसका
अर्थी क्या होता है, रूप बदलना, यानी चेंज ऑफ फॉर्म होता है, ठीक है ना। और परतदार शैले, और दूसरी बात है किसका रूप बदलेगा, ये तो पहले से हमने क्लियर कर दिया कि रूप बदलेगा या तो आग्नेय शैले का बदलेगा या फिर अवसादी शैले का, इनके रूप बदलने से ही तीसरे प्रकार की शैले उसका क्या होगा, निर्माण होता है। तो इस शब्द का अर्थ ही क्या होगा, रूप परिवर्तन होता है। अब देखिए जो रूपांतरण की जो क्रिया होती है वो किस प्रकार से होगी है, तो देखिए इन क्रियाओं में चट्टानों का संगठन तथा रूप बदलता है। मैंने पहले ही इस चीज को बोला है कि आग्नेय तथा जो अवसादी शैले है इसका क्या होता है, रूप बदलेगा, रूप तथा उसका जो संगठन होगा ये, यानी रूप बदलेगा आग्नेय शैल का, अवसादी शैले का रूप या उसका जो संगठन है वो बदलेगा, उससे तीसरे प्रकार की शैले बदलेगी। लेकिन इसमें इन दोनों में किसी भी प्रकार का ये चीज ध्यान रखना है, यहाँ पे यही गलती करते हैं कि इन शैलों का दोनों का रूप तथा संगठन बदलेगा, न कि उसका विघटन तथा वियोजन होगा। आई बात समझ में, ये कहने का मतलब ये इस प्रक्रिया से उसके अंदर कोई टूट फूट नहीं होती है, सिर्फ पूरा का पूरी जो शैल है उसका रूप ही क्या होगा, बदलेगा, और वो ताप तथा दाब से जो क्रिया है उसके इसके अंदर योगदान है वो ज़्यादा रहता है, वो भी आगे इसको देखेंगे। अब देखिए, अब जो कायांतित या रूपांतरित शैले हैं उसका कभी कभार पुनर्रूपांतरण भी हो जाता है। अब पुनर्रूपांतरण का मतलब जो पहले तो इसका रूपांतरण हुआ, इससे ये बन गई, फिर जो रूपांतरित शैले वो ही वापिस उसका क्या हो जाता है, रूप है वो बदल जाएगा, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, पुनर्रूपांतरण बोलेंगे। और इसको अति रूपांतरण भी बोला जाता है। ये यानी जो रूप परिवर्तन के कारण जो शैलें बनी थी, जो रूपांतरित शैलें हुई थी, उसी के ही वापिस क्या होता है, रूप बदल रहा है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, पुनः रूपांतरण की क्रिया वो कहेंगे। और इसी को अपन एक और नाम है, इसको अति रूपांतरण है वो भी कहा जाता है। तो आई बात में जब रूपांतरित शैली ही उसका वापिस उसका रूप बदलेगा तो वो पुनर्रूपांतरण, और इसी को अपन अति रूपांतरण है वो भी कहते हैं। और ये क्रिया जो होती है अति रूपांतरण की या पुनर्रूपांतरण की, उसमें ताप तथा जो दाब है उसकी वजह से होती है। यानी कहने का मतलब जो पुनर्रूपांतरण होगा या अति रूपांतरण होगा उसके पीछे जो कारक काम करेगा, एक तो करता है ताप और दूसरा करता है दबाव, प्रेशर, टेम्परेचर और प्रेशर, या हीट जिसको अपन ऊष्मा भी बोल सकते हैं, वो काम करेगी, ठीक है ना। इसको अभी जब कारक आएंगे ना, इसके रूपांतरित शैलों के कारक कौन कौन से, उसके अंदर इसको देखेंगे अभी। तो ये जो ताप तथा दाब है उससे जो रूपांतरित शैलें है वो उसका पुनर्रूपांतरण होता है। और दूसरी बात है कि आग्नेय या अवसादी शैलों से भी अगर रूपांतरण हो, जो शैलें बनती है रूपांतरित, उसमें भी इन्हीं कारकों का योगदान है वो रहता है, ताप और दबाव का रहेगा। भारत का जो प्रायद्वीपीय पठार है उसमें जो धारवाड़ क्रम की जो शैल है, धारवाड़ कर्नाटक के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट है, धारवाड़ डिस्ट्रिक्ट, उसमें जो धारवाड़ क्रम की जो शैल है वहीं पे मुख्य रूप से पाई जाती है, इसीलिए उसका नाम है धारवाड़ क्रम की जो शैलें है वो पड़ा है। तो जो धारवाड़ क्रम की जो शैलें है उसमें इस प्रकार की जो क्रिया है वो सबसे अधिक देखने को मिलती है भारत में। यानी जो पुनर्रूपांतरण या अति रूपांतरण की जो क्रिया देखने को मिलती है वो प्रायद्वीपीय भारत में जो धारवाड़ क्रम की शैल है उसके अंदर अधिक है वो देखने को मिलती है। तो ये पुनर्रूपांतरण की क्रिया है, रूपांतरण की क्रिया है,
तो वो इस चीज़ को आपको समझना है कि ये सेल है उसका किस प्रकार से ये यहाँ पे सबसे, और बार बार मैं ये कह रहा हूँ कि सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है कि इन सेलों का रूप तथा संगठन है वो बदलेगा, उसके अंदर किसी भी प्रकार का विघटन तथा वियोजन की जो क्रिया है वो ये अप्लाई नहीं होती है। इसी चीज़ को यहाँ पे समझना है, ठीक है ना। अब अपन बात करेंगे जो रूपांतरण के कारक या घटक होते हैं वो कौन कौन से, यानी कहने का मतलब है कि इन दोनों सेलों से, आग्नेय सेलें अपसादी सेलें से रूपांतरित सेलें तो बनेगी, लेकिन इन दोनों के ऊपर ऐसी कौन सी क्रिया काम करेगी, ऐसी कौन सी रिएक्शन होगी, प्रतिक्रिया होगी, जिसका कारण से ये जो सेलें है उनका रूप है वो क्या होगा, बदलेगा। सामान्य रूप से नहीं बदलेगा, जैसे ये सेलें पड़ी है इसके ऊपर किसी प्रकार कोई दबाव, कोई ताप है वो काम नहीं करेगा, तो अपने आप ये सेलें हैं उनका रूप नहीं बदलेगा। तो ऐसे कौन सी क्रिया है जो इन सेलों के ऊपर काम करेगी और उससे उसका क्या होता है, रूप है वो बदलेगा, तो उसको अभी अपन देखेंगे रूपांतरण के कारक के अंतर्गत। तो जो रूपांतरण के कारक है वो मुख्य रूप से 3 प्रकार के हैं। पहला जो कारक है वो ताप या ऊष्मा है। दूसरा है दबाव या संपीड़न। कंप्रेशन। और तीसरा है घोल, सॉल्यूशन। अब ये जो 3 कारक हैं जो रूपांतरण के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, अब ये काम कैसे करते हैं देखिए। अब ताप या ऊष्मा है वो अपन कहते हैं कि सेलों का जो रूप बदलेगा और इन दोनों का अब क्या होता है कि ताप या जो ऊष्मा होती है ये अपन देखेंगे कि ताप या जो ऊष्मा है वो रूपांतरित सेलों के लिए सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। अब किस कारण से ये महत्वपूर्ण है, तो अपन देखिए कि जब ज्वालामुखी उद्गार वगैरह होता है तो उससे जो गर्म लावा वगैरह निकलता है, अपन देखिए गर्म होता है और उसके अंदर टेम्परेचर भी क्या था कि गर्म होगा तो तापमान सीधी स्वाभाविक रूप से है वो अधिक ही होगा। तो उसकी वजह से अपन देखते हैं कि जो सेल है उसके अंदर क्या हो जाता है, बदलाव हो जाता है। क्या हो जाता है, बदलाव हो जाएगा। यानी कहने का मतलब जो उसके अंदर जो खनिज वगैरह है सेलों के अंदर, क्योंकि जो लावा गर्म होता है टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो जो सेलों के अंदर जो खनिज वगैरह है उसके साथ उसकी क्या होगी, क्रिया होगी। उसका क्रिया होने से उसका जो रूप है वो क्या हो जाता है, बदल जाता है। और दूसरी बात अपन देखिए कि ताप या ऊष्मा की उत्पत्ति कहाँ से होती है। एक तो अपन देखिए कि पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है उसके अंदर जो लावा ज्वालामुखी उद्गार वगैरह होता है उससे जो लावा निकलता है उससे होगी। और दूसरा जो होता है कि पृथ्वी का आंतरिक भाग है उसके अंदर गर्मी होती है। क्या होती है, गर्मी होगी। तो गर्मी होती है तो गर्मी की वजह से जो सेल होती है वो क्या हो जाती है, पिघल जाती है। क्या हो जाती है, अब सीधी सी बात है तापमान ज़्यादा होगा, जैसे ज्वालामुखी से जो लावा निकलता है वो किसी अन्य
सेलों के संपर्क में आता है तो उससे क्या हो जाता है, वो पिघल जाएगी। तो पिघल जाएगी तो उस सेल का क्या हो जाता है, रूप है वो क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो कहने का मतलब है कि जो पृथ्वी के आंतरिक भाग में ताप या ऊष्मा होती है वो दो वजह से होती है। एक तो ज्वालामुखी उद्गार के समय जो लावा निकलता है उसकी वजह से, और दूसरा पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है वो गर्म है, उसका जो टेम्परेचर होता है उसकी वजह से। तो कहने का मतलब जब तापमान ज़्यादा होगा तो जो सेल होती है वो पिघल जाएगी, और पिघलने से उसका क्या हो जाएगा, वो रूप बदल सकता है। ठीक है ना, तो वो इस तरह से काम करेगा। तो ये आग्नेय तथा अवसादी सेल है, इसके ऊपर जो ताप है या ऊष्मा है वो प्रमुख रूप से कारक जो काम करेगा, जिसकी वजह से इन सेलों का क्या होगा, रूप बदलेगा, और वो किसमें परिवर्तित हो जाएगी, कायंतिक या रूपांतरित सेलों में बदल जाएगी। दूसरा जो कारक काम करता है दबाव या संपीड़न, कंप्रेशन। अब मैंने ये पढ़ा था कि जो वलित पर्वत होते हैं ना, मोरदा पर्वत, तो क्या उसके अंदर जो भू हलचलें होती है, अब इसमें देखिए ये, अब इस तरह से इधर से भी प्रेशर लग रहा है, इधर से भी प्रेशर लग रहा है, संपीड़न हो रहा है, दबाव लग रहा है। अब दबाव लगने से मान लिया कि ये जो भाग था और ये भाग वो नीचे धंस गया, क्या हो जाएगा, एक देखो, अब एक तो भाग ऊपर उठता है जिसको अपने अभिनति बोला, एक भाग नीचे धंसा है जिसको अभी अभिनति बोला था। तो जो अभिनति वाला भाग है वो क्या हो जाता है, नीचे धंस जाता है। तो नीचे टेम्परेचर क्या होता है, नीचे टेम्परेचर ज़्यादा होगा, और टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो इसके अंदर क्या हो जाती है, ये सेलें पिघल जाएगी, क्या हो जाएगी, और पिघलने से जो सेल है उसका क्या हो जाए, रूप बदल जाएगा। तो उसको अपन दबाव या संपीड़न के तहत कहेंगे। कहने का मतलब ये दोनों ओर से फोर्स लग रहा था, इसलिए ये जो भाग था अभिनति वाला, तो यहाँ की जो सेलें होगी वो नीचे दब जाएगी। तो पृथ्वी के आंतरिक भाग में तो अपन कहते हैं कि जो टेम्परेचर वो ज़्यादा 32 मीटर की गहराई पे जाने पे 1 डिग्री टेम्परेचर है वो बढ़ता है। तो उस वजह से जब ये सेलें जितनी गहरी ज़्यादा होगी वहाँ से उसका जो बदलाव है वो क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। तो इससे जो परिवर्तन होगा तो उसको अपन दबाव या रूपांतरित सेलों के अंतर्गत मानेंगे। ठीक है ना। फिर तीसरा प्रकार जो देखने को मिलेगा सॉल्यूशन के रूप में, घोल के रूप में, इसमें क्या होती है, कुछ रासायनिक क्रियाएं होती है। अब जैसे अपन देखिए जो घुलनशील, दूसरी बात है कि अब रासायनिक क्रिया होती है, हर खनिजों के ऊपर रासायनिक क्रिया के तहत उसका जो घोल है वो नहीं बनता, सॉल्यूशन नहीं बनेगा। लेकिन कुछ ऐसे जो घुलनशील खनिज होते हैं जिसके ऊपर क्या होता है, पानी है, पानी की वजह से देखो, दूसरी बात है कि रासायनिक क्रिया को अपन ने पढ़ा था, जो रासायनिक अपक्ष है, अब ये जो रासायनिक अपक्ष हैं इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है वो H2O होता है। क्या होता है, पानी होता है। क्योंकि जो घुलनशील तत्व है वो पानी जब उनके साथ संपर्क में आता है, यानी पानी के साथ उन घुलनशील जो घुलने योग्य तत्व है उसकी पानी के साथ क्रिया होती है, तो वो क्या हो जाता है, घुल जाता है, उसका वियोजन है वो क्या हो जाता है, शुरू होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे मान लिया कि CO2 है प्लस उसकी H2O से क्रिया होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड है प्लस उसकी जल के साथ क्रिया होती है, तो वो कार्बोनेशन की क्रिया बन जाता है। क्या बन जाएगा, कार्बोनेशन की क्रिया बोलते हैं, और उससे कार्बोनेट बनेंगे। क्या बनेंगे, कार्बोनेशीकरण की जो क्रिया है वो शुरू हो जाती है। यानी अब कार्बोनेशन की क्रिया से कार्बोनेट बनते हैं। क्या बनते हैं, और जो कार्बोनेट होते हैं वो किसी भी चट्टान के ऊपर जब बनते हैं तो उसका जो टूटना है, उसका वियोजन है वो क्या हो जाता है, शुरू हो जाए। कहने में जो कार्बोनेट बनते हैं, क्योंकि CO2 के साथ H2 होता है, वो कार्बोनेशन की क्रिया होगी। तो जो कार्बोनेशन की क्रिया होती है या कार्बोनेशीकरण होता है, उससे क्या हो जाती है, वो कार्बोनेट बनाएगी, और उससे जब वो किसी चट्टान के ऊपर जाएगी तो उसका जो वियोजन है वो आराम से या आसानी से कर देते हैं। अब जब O2 के साथ H2O की क्रिया होती है ऑक्सीजन के साथ, तो उसको ऑक्सीडेशन की क्रिया कहते हैं या ऑक्सीकरण बोलते हैं। अब ये क्या होता है, ऑक्साइड बनाती है। जैसे वो कार्बोनेट बनाते हैं, ये ऑक्साइड बनाएंगे। अब जब किसी, जैसे अपन मान लिया कि लोहा होता है, उसके ऊपर जो ऑक्सीडेशन की क्रिया ज़्यादा होती है, जंग लगता है ना रस्ट, तो वो ऑक्सीडेशन की वजह से लगेगा। अब जब कोई ऐसा खनिज है जिसके अंदर लोहा है, उसका एलिमेंट है, तो उसके ऊपर H2O के साथ क्रिया होगी,
कि तो वो ऑक्सीकरण की क्रिया से उसके बाद वो ऑक्साइड बनेंगे, तो वो ऐसी जो सेलें होगी वो क्या हो जाती है, जल्दी घुल जाती है, ठीक है ना। तो इन दोनों क्रियाओं के तहत अपन जो कहते हैं कि जो कोई भी सेल है उसका घोल बन जाएगा, तो उसका जो सॉल्यूशन है वो जल्दी हो जाएगा और उसके अंदर वियोजन की क्रिया है वो क्या हो जाएगी, शुरू हो जाएगी। अब इनके अलावा भी अगर अपन देखते हैं तो एक तो जो मैग्मा होता है उसके अंदर जल होता है, तथा जो परतदार सेलें होती है, तो दो चीज़ें और है यहाँ पे, एक तो जो मैग्मा था उसके अंदर जो पानी है वो रहेगा, और दूसरी बात है जो परतदार सेल है उसमें जो संधियाँ होती है उसमें भी जो जल होता है वो भी रासायनिक क्रिया करता है। कहने का मतलब है, यानी मैग्मा में जो जल है वो और जो परतदार सेल है उसके बीच में जो दरारें वगैरह होती है, कुछ जॉइंट्स वगैरह होते हैं, उसके अंदर भी पानी है वो रिस्क जा सकता है, प्रविष्ट हो सकता है। तो वो भी जो पानी है वो रासायनिक जो रूपांतरण में क्या होता है, सक्रिय रहेगा। मतलब जो इस प्रकार का जो पानी है मैग्मा के रूप में और जो परतदार सेलों की संधियों में, वो भी क्या करेगा, रासायनिक जो अपक्षय हैं उसके माध्यम से क्या करेगा, घोल बनेगा और उससे वो चट्टान है क्या उसका जो रूप है वो क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो ये इस प्रकार की जो क्रिया है वो भी काम करेगी। अब देखिए यहाँ पे जो अपन देखिए ये जो अपने पढ़ा है CO2 + H2O, O2 + H2O, तो इसमें क्या होता है कि रासायनिक क्रियाओं से सेलों का रासायनिक संगठन ही बदलेगा, उसका जो रूप है वो बदलेगा, उसके अंदर किसी प्रकार का टूट फूट है वो नहीं होती है, सिर्फ उसका जो रूप है वो चेंज हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। ये पहले ही क्लियर किया है कि इस प्रकार की सेलों में जब किसी भी सेल का रूप तथा संगठन बदलता है, न कि उसका विघटन तथा वियोजन है वो यहाँ पे होता है। तो ये इस प्रकार के जो कारक है वो काम करेंगे। तो अभी जो अपन बात करेंगे कि ये रूपांतरण के कारक है वो किस तरह से काम करेंगे, तो अपने उसको पढ़ा। अभी अपन देखेंगे जो रूपांतरित सेल है वो कितने प्रकार की होती है, यानी रूपांतरित सेलों का जो वर्गीकरण है उसको भी अपन देखेंगे। रूपांतरण के जो प्रकार है वो देखेंगे। तो जो रूपांतरण के प्रकार है जो मुख्य रूप से अपन देखते हैं वो रूपांतरण के कारक तथा कार्य के अनुसार कई प्रकार के हो सकते हैं। यानी जो रूपांतरण के प्रकार है उसके जो प्रकार है वो इन दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करते हैं। एक तो रूपांतरण की जो प्रकार है वो रूपांतरण के कारक है उसके ऊपर निर्भर करेंगे। जैसे रूपांतरण के अभी अपने कारक देखे थे वो 3 थे, ताप या उष्मा था, दूसरा जो अपन ने देखा था वो दबाव या संपीड़न था, और तीसरा जो आपने घोल के रूप में देखा था। और उसके अलावा उनके जो कार्य हैं उसके आधार पर इसका वर्गीकरण है वो किया जाता है। तो अभी जो अपन जो रूपांतरण के प्रकार पढ़ेंगे वो मुख्य रूप से जो रूपांतरण होता है वो 2 आधार पर उसका वर्गीकरण किया जाता है। एक तो क्षेत्र के आधार पर किया जाता है जिसको अपन बोलेंगे संस्पर्शी रूपांतरण, दूसरा बोलेंगे उसको स्थानीय या प्रादेशिक जो रूपांतरण, क्षेत्रीय या जो प्रादेशिक रूपांतरण है उसको देखेंगे। तो रूपांतरण के जो कारक है तथा उनके जो कार्य है उसके आधार पर इसका अलग अलग जो रूपांतरण है वो देखने को मिलेगा। तो अभी अपन जो पहले बात करेंगे रूपांतरण के कारक के आधार पर बात करेंगे, और दूसरा रूपांतरण के क्षेत्र के आधार पर बात करेंगे।
तो देखिए रूपांतरण के जो प्रकार है, तो एक तो रूपांतरण के कारकों के आधार पर है तथा उसके कार्यों के आधार पर है। तो रूपांतरण के कारकों के आधार पर जो रूपांतरण होता है वो 4 प्रकार का होता है। रूपांतरण के कारक के आधार पर जो रूपांतरण के प्रकार है वो 4 है। पहला है वो तापीय रूपांतरण देखने को मिलता है। दूसरा मिलता है गतिक रूपांतरण। तीसरा मिलता है जलीय रूपांतरण। तीसरा मिलता है ताप जलीय रूपांतरण। ये जो रूपांतरण के प्रकार है ये कारकों के आधार पर है। एक और वर्गीकरण देखने को मिलता है रूपांतरण का क्षेत्र के आधार पर, रूपांतरण के क्षेत्र के आधार पर। थर्मल, मेटामॉर्फिक, डायनामिक, हाइड्रो और थर्मल। हाइड्रो जो मेटामॉर्फिक है वो देखने को मिलता है। तो अब जो रूपांतरण के जो क्षेत्र के आधार पर जो रूप देखने को मिलते हैं वो 2 हैं। पहला था संस्पर्शीय रूपांतरण। दूसरा होता है क्षेत्रीय रूपांतरण। तो ये जो रूपांतरण के जो प्रकार है उस 2 आधार पर हो गए, रूपांतरण के कारकों के आधार पर और रूपांतरण के क्षेत्रों के आधार पर। पहला तापीय, गतिक जलीय और ताप जलीय। रूपांतरण के क्षेत्र के आधार पर संस्पर्शी और दूसरा है क्षेत्रीय। अब अपन एक सामान्य रूप से अगर देखते हैं कि जो रूपांतरण होता है वो कितने प्रकार से होगा, ये तो अलग अलग प्रक्रियाओं के आधार पर है। एक कारक के आधार पर है, दूसरा क्षेत्र के आधार पर है। सामान्य रूप से अगर देखते हैं तो सामान्य रूप से अगर कहा जाएगा तो रूपांतरण है वो कितने प्रकार से होता है, 4 प्रकार से होगा। पहला जो रूपांतरण होता है तापीय एवं संस्पर्शी रूपांतरण। जैसे एक तो ये प्लस ये, जब इन दोनों के योग से बनेगा ये पहला प्रकार है तापीय तथा संस्पर्शी रूपांतरण। दूसरा जो रूपांतरण देखने को मिलता है वो क्षेत्रीय या गतिक रूपांतरण देखने को मिलता है। चौथा इसका जो प्रकार देखने को मिलता है जलीय रूपांतरण, और तीसरा जलीय रूपांतरण और चौथा ताप जलीय रूपांतरण।
ये। तो देखिए जो रूपांतरण के प्रकार थे वो तो एक तो कारक के आधार पर थे, एक क्षेत्र के आधार पर। तो कारक के आधार पर थे था तापीय, गतिक, जलीय तथा ताप जलीय, और क्षेत्र के आधार पर संस्पर्शी तथा क्षेत्रीय। तो सामान्य से अपन देखें तो तापीय तथा जो संस्पर्शी रूपांतरण है, एक तो पहला इसका कारक के आधार पर और पहला किसका क्षेत्र के आधार पर, इन दोनों को कॉमन रूप से अपन क्या बोलते हैं, तापीय तथा संस्पर्शी रूपांतरण बोलते हैं। और उसी तरह से एक क्षेत्रीय तथा जो गतिक है, दोनों का एक एक, तो क्षेत्रीय तथा गतिक रूपांतरण। और पीछे जो दो है वो जलीय रूपांतरण तथा तापीय रूपांतरण। ये दोनों रूपांतरण है वो किसके आधार पर है, कारकों के आधार पर ही है, ठीक है ना, मतलब रूपांतरण के कारकों के आधार पर। तो जब अपने नेक्स्ट क्लास होगी तो अपन ये जो सामान्य रूप से रूपांतरण के प्रकार हैं उनकी विस्तार से अपन क्या करेंगे, चर्चा है वो करेंगे। तब तक थैंक यू वेरी मच।